नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। साथियों, अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हम स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी को पढ़ते हैं। आज हम स्थायी बंदोबस्त को जानेंगे। साथियों, भू राजस्व का तात्पर्य है भूमि पर लिया जाने वाला कर, और व्यवस्था से तात्पर्य है कि भूमि पर लिए जाने वाले कर, इस कर वसूली का तरीका, यह भू राजस्व व्यवस्था है। अर्थात भूमि पर कर वसूली की व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था है। साथियों, आज हम स्थायी बंदोबस्त को जानेंगे। स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की जाती है, इसकी पृष्ठभूमि में, इसकी भूमिका में जो कुछ हम जान सकते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध जीत जाने के पश्चात इस समय तक अंग्रेजों के पास कुछ क्षेत्र जहां की वे राजस्व वसूल करते थे, वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर। 1762 में इन क्षेत्रों में कर वसूली के लिए क्लाइव के द्वारा इजारेदारी व्यवस्था को प्रचलन में लाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत वसूली का कार्य ठेके पर दे दिया जाता था। 1764 में बक्सर का युद्ध जीत जाने के पश्चात और 1765 में इलाहाबाद की संधि से अब अंग्रेजों के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र की दीवानी आ गई थी। वे यहां भी कर वसूल करेंगे। हमने देखा और पिछले वीडियो में हमने द्वैध शासन को जाना, कैसे क्लाइव के द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया जाता है, और इसके बाद हमने देखा था कि कर वसूली के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में राजा सिताब राय को कर वसूली का कार्य सौंपा जाता है। साथियों, इसके पश्चात 1772 में एक नया गवर्नर वॉरेन हेस्टिंगस भारत आया। वॉरेन हेस्टिंगस ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। वहां पर दीवान के पद को समाप्त कर दिया। दीवान का पद जो कि राजस्व की वसूली करता था, और इसके बदले एक राजस्व बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया। क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और रेगुलेटिंग एक्ट से अब वॉरेन हेस्टिंगस बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। वॉरेन हेस्टिंगस ने कुछ कार्य राजस्व के क्षेत्र में और भी किए। इजारेदारी व्यवस्था जो थी उसे और अधिक ठीक किया। इसमें पंचवर्षीय प्रणाली को जोड़ा। 5 वर्ष के लिए यह तय कर लिया जाता था कि किसी क्षेत्र की जमींदारी किस व्यक्ति के हाथ में होगी, कौन व्यक्ति उस क्षेत्र में राजस्व की वसूली करेगा। इसमें क्या होता था कि बोली लगाई जाती थी। अंग्रेजों के द्वारा किसी क्षेत्र की बोली लगाई जाती थी। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही व्यक्ति उस क्षेत्र की जमींदारी को हासिल कर लेगा और वहां राजस्व वसूली करेगा। अंग्रेजों को इस बोली में वह व्यक्ति कुछ धन देता था और इसके बदले में उस क्षेत्र की जमींदारी हासिल करता था। इससे क्या होता था कि अंग्रेजों के द्वारा जो तय किया गया कर था, वह व्यक्ति उसे तो किसानों से वसूल करता ही था, साथ में अंग्रेजों को जो बोली में उसने धन दिया है, उस धन की वसूली भी वो किसानों से ही करता था। इस वजह से किसानों का खूब शोषण हुआ। साथियों, इसके पश्चात 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और इसके बाद वॉरेन हेस्टिंगस भी वापस लौट जाता है। 1786 में एक नया गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था का असल श्रेय दिया जाता है। साथियों, एक और नाम जॉन सोर जो कि राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष था। जॉन सोर ने ही 1789 में यह प्रस्ताव रखा था कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया जाए।
तो कॉर्नवालिस ने 1790 में इस व्यवस्था को एक प्रयोग के तौर पर लागू किया, चालू किया, एक प्रयोग के तौर पर। देखिए, अंग्रेज प्रयोग ही कर रहे थे, वे तो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे। उनके पास राजस्व वसूली का जो कुछ क्षेत्र था, उनका मानना था कि इस क्षेत्र से भी हम राजस्व में यानी कर में अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें। वे इसके लिए बहुत से प्रयोग कर रहे थे, अलग अलग बदलाव कर रहे थे। तो इसी प्रकार एक प्रयोग यह भी था, उन्होंने 1790 में 10 वर्षों के लिए इस प्रयोग को करने की सोची और 10 वर्षों के लिए 1790 से स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को चालू किया। इस व्यवस्था के अच्छे परिणाम आए, इसलिए 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। हम इस व्यवस्था को जानेंगे कि इसमें क्या बिंदु थे जो आपको जानने चाहिए। उससे पूर्व हम यह जान लेते हैं कि यह व्यवस्था जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में, इसके अलावा यह व्यवस्था वाराणसी के क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में भी लागू की गई। साथियों, अंग्रेजों के पास जितना क्षेत्र इस समय तक था, जितना क्षेत्र अंग्रेजों के आधिपत्य में रहा, उसका 19% क्षेत्र में ही अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। अब हमें जो कुछ बिंदु जानने चाहिए स्थायी बंदोबस्त को लेकर, हम उन पर चर्चा करेंगे। साथियों, उद्देश्य तो हम जान चुके हैं। अंग्रेज अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे, राजस्व में भी अंग्रेज अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की तरफ वे बढ़े। इसीलिए उन्होंने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया, क्योंकि वे अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। कुछ बिंदु हम जानेंगे कि जो कि इस स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था के अंतर्गत हमें जानने चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने कर को स्थायी कर दिया। इसके पीछे क्या कारण था कि अंग्रेजों को जो, देखिए, किसी वर्ष उत्पादन अधिक होता था तो अंग्रेज अधिक कर वसूल करते थे, किसी वर्ष उत्पादन जो कम होता था तो अंग्रेजों को कम लाभ होता था। इस वजह से उन्होंने कर को स्थायी कर दिया, ताकि उन्हें अगर कभी अधिक लाभ ना हो तो कभी कम लाभ भी ना हो। इसलिए उन्होंने कर को स्थायी कर दिया। इसके अलावा जमींदारों को सौंप दिया गया कि वे कर की वसूली करेंगे। इसके पीछे क्या कारण था कि वे जमींदारों को अपने पक्ष में करना चाहते थे। वो चाहते थे कि समय आने पर जमींदार वर्ग अंग्रेजों का साथ दे, जो कि समाज में एक वर्चस्वशाली वर्ग था। और ऐसा हुआ भी। जब किसान विद्रोह हुए तो जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसके अलावा जमींदारों को भूमि का स्वामित्व सौंप दिया गया। इसके पीछे यह कारण था कि अगर जमींदारों के पास भूमि का स्वामित्व होगा तो वे किसानों से सत्ताई से वसूली कर सकेंगे। ऐसा होता था कि यदि कोई किसान कर अदा ना कर सके तो इस पर जमींदार, क्योंकि भूमि का स्वामी था, तो जमींदार किसान को बेदखल कर देता था और उसके बदले दूसरे किसान को वह भूमि सौंप देता था। इसी प्रकार के सत्ताएं अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों पर भी थी। यदि कोई जमींदार किसानों का पक्ष लेता, यदि कोई जमींदार कर की वसूली ना कर पाता, अंग्रेजों को कर की तय राशि नहीं सौंप पाता, तो अंग्रेज उसकी जमींदारी को भी नीलाम कर देते हैं। इसके साथ एक सूर्यास्त का नियम हम पढ़ते हैं। एक तय तिथि थी और इस तिथि को सूर्यास्त से पूर्व कर को अंग्रेजों को सौंपना पड़ता था, कर को अंग्रेजों को देना पड़ता था। अगर ऐसा नहीं होगा तो जमींदार की जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत थी। इसके अलावा जो बात आपको जाननी चाहिए कि अंग्रेजों और जमींदारों के बीच ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में अंग्रेज और जमींदार कितना कितना हिस्सा लेते थे, जमींदार कितना वसूली कर सकते थे, इस संदर्भ में भी कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए। एक मानक लिया गया कि 1790 से 91 में बंगाल में जो उत्पादन हुआ, ये एक मानक उत्पादन है, यानी इतना उत्पादन बंगाल में होता ही है।
और इस उत्पादन के प्रतिवर्ष इतना उत्पादन इकट्ठा किया जाएगा, यानी वसूली की जाएगी, और इसके 11 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से 10 हिस्से तो अंग्रेजों को जाएंगे, यानी 10/11 हिस्सा अंग्रेजों को जाएगा और 1/11वां हिस्सा जमींदार को जाएगा। इस प्रकार की वसूली होगी। अब क्योंकि अगर कभी किसानों के पास अधिक उत्पादन हो जाता है तो इस पर जमींदार उनसे अधिक वसूल कर लेता, अंग्रेजों से अतिरिक्त। अंग्रेजों को तो 1990-91 में जितना उत्पादन हुआ था उस आधार पर किसानों से वसूली कर उन्हें 10 भाग दे देता, लेकिन किसानों का और अधिक शोषण करता, किसानों से और अधिक वसूली करता अगर अधिक उत्पादन हुआ है। तो इस प्रकार किसानों का खूब शोषण होता, वो अपने गोदाम भरता जमींदार, और अंग्रेजों को तो 10 हिस्से जो कि 1990-91 का हुआ उत्पादन था उसी के अंतर्गत उनको दे देता। इसके बाद जमींदार भी किसानों का खूब शोषण करता। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से किसानों का खूब शोषण हुआ, जमींदार खूब उभरे और अंग्रेजों ने भी एक तरह से खूब लाभ कमाया। साथियों, यह था स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था।